शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। कलील मुद्दती कर्ज अगर बढ़ते गए तो आने वाली गवर्नमेंट्स या तो तरक्की पे तवज्जो दे सकेंगी या फिर पिछली हुकूमतों के कर्जों को ही उतारती रहेंगी। जैसे कि जब मौजूदा गवर्नमेंट है ये आई थी तो उसने कहा कि हम पहली वाली जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके कर्ज को उतारें, मईशत को ठीक होने में टाइम लगेगा। तो ये बयानबाजी तो फिर साल दर साल चलती रहेगी। हमेशा चल रही है, अभी भी चल रही है। आप मुझे ये कैन यू जस्ट रिमाइंड मी कि ये जो हमारा बजट था जो इस साल अनाउंस हुआ है जून में, ये कितने क्या था उसका, कितने खरब का था या कितने था? कुछ अंदाजा है आपको, याद है इस वक्त? अच्छा, मेरा ख्याल है 19 खरब का था, जी 19 खरब का बजट था। अच्छा, अब 57.5% इस 19 खरब में से अगर निकाल लिया जाए जो कि एनएफसी के तहत सूबों का हिस्सा बनता है, तो पीछे रह जाता है 42.5%, और वो 42.5% है 8 खरब। 19 खरब का 42.5% रफली 8 खरब बनता है। और 8 खरब आपने अपने इब्तिदाइये में हम सबको बताया है कि वो हमें कर्ज की मद में अदा करना है। तो इसका मतलब है कि वफाक जो है वो पहले दिन से ही, जब ये जो नया कोई भी माली साल स्टार्ट होता है तो पहले दिन से ही जीरो पे होता है। ये बात भी बारहा हमारे सामने आई है। तो इसका मतलब ये है कि जो इतना पैसा सूबों में जा रहा है, और जिम्मेदारी ग्रोथ की वफाक पे है, सूबों पे नहीं है। सूबे ग्रो नहीं करते, सूबे सिर्फ खर्च करते हैं। सूबे पैसे को इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं हमें उसका पता नहीं। फिर आपने बताया कि 3,33,000 हर बच्चे पे, पैदा होने वाले बच्चे पे जो भी पैदा होना है उसके उस ऊपर पे कर्ज भी। ऑलरेडी तय हो चुका है। कितना कर्ज उसके ऊपर बन चुका है, ये भी हकीकत है। और फिर हमें ये भी पता लगता है कि 25 अरब डॉलर हर साल हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया हुआ है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने उसका बंदोबस्त करना है। यानी वो तो देंगे अपने हिस्से का जो भी उन्होंने 2-3 अरब देना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी अरेंजमेंट के अंदर। लेकिन बाकी जो पैसे हैं वो 25 अरब जो कि आपको चाहिए, 25 अरब डॉलर, वो आपने खुद बंदोबस्त करना है। उसके लिए आप दोस्तों के पास चले जाते हैं। उसके बावजूद 8 खरब आप कर्ज की मद में अदा करते हो और फिर स्टार्ट जीरो से करते हो। फिर आप तो करते हो कि ग्रोथ कहाँ से की जाए? नहीं हो सकती ग्रोथ, जाहिर है। अगर आपने कर्ज लेके बाकी को मत चलानी है, क्योंकि पहले दिन से ही जीरो हैं आप 8 खरब देने के बाद, तो यू हैव नो नथिंग लेफ्ट विद यू। ना आप ग्रोथ पे कर सकते हैं, ना आप किसी चीज पे कर सकते हैं, ना तनख्वाहें दे सकते हैं, ना कोई। तो बेसिकली आप एक बैंकरप्ट इकोनॉमी, ऑलरेडी निजाम चला रहे हैं, बैंकरप्ट निजाम। तो पहला मामला क्या है कि आपको एनएफसी अवार्ड को बहाल मजबूरी के तहत उसको रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद जो पैसा सूबों को जाता है उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि वो जाता किधर है। अब बेशुमार खबरें उड़ती हैं कि पता नहीं कितने अरब उधर चला गया, कितने उधर चला गया। यानी ये सब कहानियां हमारे अखबारों में, सब हमारे इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम की जीनत बनती हैं। तो ये जो पैसा जाया हो जाता है सूबों के अंदर, कभी किसी के सेक्रेटरी होता है, जेवरात निकल आते हैं, लोगों के मालात निकल आते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। ये चीजें तो फिर अफोर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन ये सब कहाँ से हो रहा है हमें ये नहीं पता कि सिर्फ वफाक से, वफाक के पास पैसा ही नहीं होता, सूबों से ही हो रहा होगा जहाँ पैसा जाता है सबसे ज्यादा। और तीसरी बात, सूबों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि ग्रोथ बेटा अब आपकी जिम्मेदारी है। अब आप ये वफाक के ऊपर जिम्मेदारी ना डालेंगे। वफाक जिस हद तक मुमकिन है सॉवरेन अपनी गारंटी देता है, पैसे सूबे अगर लिए जा रहे हैं, लोन्स लिए जा रहे हैं और उसके ऊपर अपने अखराजात किए जा रहे हैं। कुछ की मिसाल आपके सामने आई है, कभी वो बसों की सूरत में है, कभी किसी की शक्ल में है। तो ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको के आप, जिसके ऊपर पैसा 30%, 40% वैसे ही कमीशन में खा लिया जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, बसें हैं, फलाना है, इस तरह की तमाम चीजें हैं। साबित करने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, बट हम बिल्कुल जो आम फहम बड़ी बातें हैं हम उसके तहत बात कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस तरह ना इकोनॉमी चल सकती है, ना कोई रियासत और ना मुल्क चल सकता है। एक हुकूमत नहीं, आज की हुकूमत भी वही कर रही है जो कल की हुकूमत कर रही थी, जी। कल की आने वाली हुकूमत भी यही करेगी जो आज कर रही है। तो सही कह रहे बदकिस्मती हमारी ये है कि इस चीजों को, इनको करेक्ट करें, उसके बाद फिर जाके कोई मीनिंगफुल डिबेट बनती है। सही है। वरना हम इन फिगर्स को लेके बैठ के क्या बात करेंगे? बिल्कुल सही कहा आमिर अहमद खान साहब ने कि ये फिगर्स किसी आम आदमी को क्या मैटर करते हैं? उसको अरब का जाहिर है नहीं पता, आम उसको आदमी तो करोड़ का नहीं बेचारा जो है वो पता। तो कर्ज देता ही नजर आ रहा है। ठीक है। करोड़ और वो करोड़ों वो लाखों तक नहीं पहुंचता, हम करोड़ों की बात कर रहे हैं और खरबों की बात खरबों कर की रहे हैं। बात करें। ठीक है, रजा साहब आपकी तरफ आते हैं। अगर कर्ज कौमी पैदावार की मुकर्ररा हद से ऊपर चला जाता है तो क्या पाकिस्तान की मईशत वाकई पायदार है, या फिर हम ये कहें कि एक ऐसे कर्जी निज़ाम को कामयाबी का नाम दिया जा रहा है जो किसी भी बड़े झटके के बाद बिखर जाएगी? महक देखिए, मामला इस तरह से है कि कर्ज लेना या कर्जे का मौजूद होना किसी भी हुजूम का, वो असखुद एक मसला नहीं है। अब आप देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, दो बड़ी
मईशतें हैं वो भी बहुत कर्जे उठाती हैं और देती भी हैं कर्जे। अमेरिका में तो बल्कि दुनिया में अगर देखें कोई मुल्क सबसे ज्यादा मकरूज है तो वो अमेरिका है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो कर्जा जाता कहाँ है। जैसे आमिर साहब ने कहा कि अगर तो हमें ये पता हो कि वो कर्जा जो है प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो है मईशत के वहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे कि मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, नौकरियां पैदा होंगी, खुशहाली आएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो 100 बिस्मिल्लाह। मगर यहाँ पर यह है कि ये कर्जा उठाया जाता है पिछले कर्जों को की अदायगी के लिए। और मजे की बात यह है कि हम अक्सर फॉरेन लोन्स की बात करते हैं, ज्यादा कर्जा जो है वो हम डोमेस्टिक, हमारी हुकूमतें डोमेस्टिक बैंक से उठाती हैं और उसके बाद उनकी जो शरह सूद के मुताबिक अदायगियों के लिए मजीद कर्जे उनसे लेती हैं। इसीलिए आप देख लीजिए आदादुशुमार के पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान के बैंक हैं वो मुस्तकिल मुनाफे में जा रहे हैं और बड़ी उस पर वाहवाह होती है कि जी देखिए मईशत के क्या कहने कि इस बैंक ने इतना प्रॉफिट कमाया, इस बैंक ने उतना प्रॉफिट कमाया। ये दर हकीकत एक विशिष्ट साइकिल है हुकूमतों और प्राइवेट बैंक्स के माबैन, और एक यूं समझिए मिली भगत है और इसका फायदा अवाम को नहीं होता। अवाम की जहां पे बात हुई तो मुझे वो हबीब जालिब साहब के अशार बड़े मशहूर हैं कि वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के। ये उन्होंने 1987 गालिबन 86, 87, 88 में ये लिखी थी जब बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान आई थी। और साजिशें वही खिलाफे अवाम, साजिशें वही खिलाफे अवाम, मशवरे वही हैं मुशीरों के। अब बताइए कि आज भी वही मुशीर, वही कर्जा, वही IMF, वही मॉडल जारी और सारी है। किसी किस्म की कोई इस्लाह जो होनी है और जिन इस्लाहात का चर्चा हर हुकूमत करती है, वादे करती है, मंशूर में लिखती है, वो उन पर अमल नहीं होता। उमरा जो है वो उनके वारे न्यारे हैं। हम अक्सर इस प्रोग्राम में जिक्र करते हैं और 17 से 20 अरब डॉलर सालाना उनको टैक्स छूट मिलती है, उनको सब्सिडीज मिलती हैं और जो बोझ है सारा इन कर्जों की अदायगी के लिए या बजट के खसारे को पूरा करने के लिए वो अवाम को भुगतना पड़ता है। बिजली का बिल हो तो उसके ऊपर कई तरह के टैक्स आपको दिखाई देते हैं। एक बिल होगा उस पे 40-50% जो है वो टैक्स है। पेट्रोल डलवाने जाइए तो लेवी ऊपर लगी हुई है 40-45%। ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये एक जिसे कहना चाहिए एक मजमूम किस्म का निजाम मुरतब किया है पाकिस्तान की अशराफिया ने और इसमें हर हुकूमत, हर सियासी पार्टी इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऐसा ही है रजा साहब। ये पेट्रोल की आपने जो मिसाल दी है, सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि अगर हम एक छोटी सी भी कोई चीज़ खरीदने जाए, दूध का डब्बा भी खरीदने जाए तो उस पर भी हम अच्छा खासा टैक्स पे कर होते, लेकिन इन रिटर्न अवाम बेचारी क्या है मजीद पिसती हमें नजर आती है।